Hi everyone, कैसे हो आप सब? So before I proceed, first of all, I would like to wish you all a very happy and prosperous Diwali. May you get all sorts of success and happiness in your life ahead. ठीक है? So starting with this video, आज हम लोग ethics के questions करने वाले हैं, right? First of all, I thought कि मैं एक साथ बहुत सारा questions करा दूं, फिर I realized कि एक साथ ethics के questions ना it would be like बहुत हैवी हो जाता है, डाइजेस्टेबल नहीं रहता है, राइट? सो दैट्स व्हाई आई प्लान टू स्प्लिट इन द पार्ट्स, राइट? तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 प्लान इज टू सॉल्व अराउंड 100 क्वेश्चंस टाइप, ये अभी है दिमाग में, राइट? डोंट वरी, आई एम वेरी वेल अवेयर ऑफ नवंबर 2024 एग्जामिनेशंस का डेट, तो उसके काफी पहले ही हमारा एथिक्स का क्वेश्चन सेट्स हो जाएगा. डू नॉट वरी अबाउट दैट, राइट? एज आई सेड, द प्लान इज टू cover 100 questions, that to relating to the standards, right? क्योंकि उसी में इनफैक्ट उसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आता है और वही सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है, राइट? बाकी पोर्शंस एथिक्स के इट्स लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको देखते ही पता चल जाएगा और उससे क्वेश्चंस भी कम, राइट? तो स्टार्ट करते हैं सेट 1 से. ऑब्वियसली नवंबर 2024 कैंडिडेट्स ने 2 बार तो देखा ही होगा एथिक्स को, राइट? स्टैंडर्ड्स में यू शुड बी एबल टू विजुअलाइज, यार 7 स्टैंडर्ड्स है, एटलीस्ट नाम तो पता होना चाहिए. इस स्टैंडर्ड नंबर 1 is relating to professionalism. Standard number 2 is relating to integrity of capital markets. Standard number 3 is duties to client. Standard number 4 is duties to employer. Standard number 5, it's investment analysis, recommendations, and actions. Standard number 6 is relating to conflict of interest. And standard number 7 is relating to responsibility as a CFA institute member or a candidate. Right? अब इसके अंदर सब स्टैंडर्ड्स, राइट? तो क्वेश्चंस के थ्रू टैकल करेंगे. लेट्स सी. ठीक है, सो लेट्स स्ट्रेट अवे जंप ऑन टू द क्वेश्चंस. लेट मी फर्दर जूम इट. राइट, चलिए. सब लोग क्वेश्चंस में पार्टिसिपेट करेंगे इन द सेंस कि आपको पहले, जस्ट सेकंड, आपको पहले खुद विजुअलाइज करना है कि यार क्या आंसर होगा, कौन से स्टैंडर्ड से रिलेटेड है, एंड देन यू गॉट टू मैच इट. Phillips is the new director of equity research for a brokerage company. Okay, नया नया डायरेक्टर ज्वाइन हुआ है, फिलिप्स. He receives a call from the reporter at the Financial News, a weekly publication that comes out on Mondays. Okay, every Monday को एक वीकली पब्लिकेशन आता है, उसके रिपोर्टर से कॉल आया. The reporter explains the relationships she had with his predecessor. जो पुराना डायरेक्टर छोड़ के गया ना, उसके साथ उसका रिलेशनशिप्स, राइट? वो सब एक्सप्लेन कर रही है. कौन? रिपोर्टर. किसको एक्सप्लेन कर रही है? अभी जो नया डायरेक्टर आया उसको. और फिर कह रही है क्या? They would share information that they both learned on stocks. Okay. The former director would benefit the company's clients by the news he obtained from the reporter in exchange for information he gave to her. तो ये लाइन पढ़ के इतना समझ में आ रहा है कि यार जो पुराना वाला डायरेक्टर था वो क्या करता था, बातचीत करके रिपोर्टर से कुछ इंफॉर्मेशन लेता था और रिपोर्टर को कंपनी के बारे में, इन कंपनी के बारे में कह रहा हूँ, सॉरी, जो या कुछ कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता था, जो कंपनी जो ब्रोकरेज कवर कर रहा, राइट, जिसके ऊपर लोग रिसर्च रिपोर्ट लिखते हैं, वो कंपनीज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पास ऑन करता था रिपोर्टर को, और रिपोर्टर के बाद रिपोर्टर से कुछ इंफॉर्मेशन लेता था. दिखा आपको, राइट? द फॉर्मर डायरेक्टर, कहा गया क्वेश्चन? हाँ, द फॉर्मर डायरेक्टर कुड आस्क हर नॉट टू पब्लिश एनी इंफॉर्मेशन he gave her until after a certain date, ensuring that the brokerage clients would be informed before the publication date. एक सेकंड फिर से पढ़ते हैं इसको, देखो. The former director could ask her not to publish any information he gave her until after a certain date, ensuring that the brokerage clients would be informed before the publication date. यार यहीं पे तो गड़बड़ कर दिया है ना. एक सेकंड. ब्रोकरेज कंपनी में काम कर रहे हैं हम लोग, रिसर्च रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो जो ब्रोकरेज कंपनी के क्लाइंट्स है जिन्होंने सब्सक्राइब किया टू द रिसर्च रिपोर्ट, सबसे पहला हक तो उन्हीं का है, राइट? फर्स्ट, इनफैक्ट जो रिपोर्ट है वो पहले क्लाइंट्स को देना चाहिए. एक बार क्लाइंट्स को मिल गया, उसके बाद आप दुनिया को दे दो. लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है फॉर्मर डायरेक्टर? फॉर्मर डायरेक्टर पहले ही वो रिपोर्टर को शेयर कर देता है और रिपोर्टर को कहता है कि भाई तू पब्लिक मत कर देना टिल द टाइम आई डिस्क्लोज इट या आई शेयर इट विद माय क्लाइंट. ऐसा थोड़ी चलेगा यार, राइट? अब आगे स्टोरी में क्या रहेगा, सपोज ऐसे गेस कर रहे हैं, सपोज रिपोर्टर ये बोलता भी है, राइट,
कि हाँ हाँ मैं शेयर नहीं करूंगा एंड ऑल दैट, मैं अपने पास ही रखूंगा, आप पहले अपने क्लाइंट्स को दे देना, उसके बाद मैं पब्लिक करूंगा, स्टिल इट्स अ वायलेशन। हाउ कैन यू डू इट, राइट? ये तो स्टैंडर्ड 3 ड्यूटीज टुवर्ड्स क्लाइंट्स में आ गया, राइट? सबसे पहला क्लाइंट को जाएगा जिन्होंने सब्सक्राइब किया आपके रिसर्च रिपोर्ट को। एक बार उनको मिल गया, उन्होंने डिसीजन ले लिया, एक्शंस ले लिया, व्हाटएवर, उसके बाद अब दुनिया को शेयर करो, राइट? तो यहाँ पे वायलेशन का तो स्मेल आ रहा है। लेट्स सी। आफ्टर द कन्वर्सेशन, स्टोरी याद है ना? अभी का नया वाला डायरेक्टर और रिपोर्टर का बातचीत हो रहा था, और रिपोर्टर ये समझा रही थी नए वाले डायरेक्टर को कि यार ऐसा होता था पुराने डायरेक्टर के साथ, राइट? आफ्टर द कन्वर्सेशन, फिलिप्स, जो नया वाला डायरेक्टर है, कॉल्ड द फॉर्मर डायरेक्टर जो छोड़ के गया, who confirmed that the reporter was trustworthy with respect to honoring the agreement for delaying the publication until clients have been informed. तो पुराना डायरेक्टर बोलता है अरे हाँ हाँ आप वो रिपोर्टर पे ट्रस्ट कर सकते हो, डोंट वरी, जब तक हम लोग हमारे क्लाइंट्स को रिपोर्ट शेयर नहीं कर देते ना, तो रिपोर्टर पब्लिक नहीं करेगा। तो भाई क्या करें, तब थोड़ी शेयर कर देंगे, राइट? दिस क्लियर कट वायलेशन। फिलिप फिलिप्स शुड disclose the research not yet disclosed to the clients as long as the reporter promises not to publish the information। एकदम गलत, ये तो गलत है, क्लियर कट गलत। Not disclose any research even after it has been disseminated to clients regardless of the value of the information that the reporter may have। ये जो बोला ना, बहुत सारे लोग इसके तरफ झुक जाएंगे, हाँ सर, नॉट डिस्क्लोज एनी रिसर्च इवन आफ्टर इट हैज बीन डिसेमिनेटेड टू क्लाइंट्स। मैंने बोला ना, क्लाइंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आप उसके बाद पब्लिक कर दो, रिपोर्टर को दो या पूरा दुनिया को बता दो, वो चलेगा। ये बोल रहा है कि यार क्लाइंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद भी हम पब्लिक नहीं करेंगे, ये भी गलत। सी क्या कहता है? Only disclose research that has already been disseminated to clients as long as the reporter is providing valuable information of her own। ये परफेक्ट आंसर है, राइट? वही रिसर्च रिपोर्ट हम पब्लिक करेंगे जो हमने ऑलरेडी क्लाइंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है? सी इज द आंसर। स्टैंडर्ड नंबर 3, ये पढ़ते स्टैंडर्ड नंबर 3 हिट हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, जून कार्टर passed level 3 of the CFA examination in June। जून ने जून में पास किया, ठीक, बट विल नॉट कंप्लीट हर वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट अंटिल अगस्त ऑफ द नेक्स्ट ईयर। एक सेकेंड, एक कार्टर ने लेवल 3 एग्जामिनेशन पास किया बट वर्क एक्सपीरियंस नेक्स्ट ईयर अगस्त तक कंप्लीट नहीं होने वाला है, तो मेरा ये क्वेश्चन है, क्या वो सीएफए डेजिग्नेशन यूज कर सकता है? नहीं यूज कर सकता है सर, राइट? कार्टर कैन स्टेट ऑन हर रेज्यूमे दैट शी इज अ सीएफए इन वेटिंग। है तो एकदम भी नहीं चलेगा। ये क्या होता है कि यार अभी तक चार्टर नहीं लगाया, नेक्स्ट ईयर तक लग जाएगा, राइट? सीएफए इन वेटिंग है, नहीं चलेगा। We passed level 1, level 2 and level 3 of the examination। yes, आप ऐसे लिख सकते हो, you have passed level 1, level 2, level 3 examination, या passed level 3 examination, या cleared level 1, level 2, level 3 examination, ये चलेगा। सी क्या कह रहा है? will be a CFA charter holder in August of next year as long as she is on track to complete her work experience। ये तो भाई कुछ ज्यादा ही हो गया। हम रिज्यूमे में लिख रहे हैं कि यार नेक्स्ट ईयर तक सीएफए चार्टर मेरे को लग जाएगा, ठीक है, ऐसा ये भी नहीं चलेगा। तो सीएफए इन वेटिंग ऐसा लैंग्वेज में नहीं चलेगा, कि हमको आगे सीएफए चार्टर रिसीव हो जाएगा, ऐसा लैंग्वेज में नहीं चलेगा, राइट? आप ये लिख सकते हो कि दैट यू हैव क्लियर्ड, यू हैव पास्ड। कौन सा स्टैंडर्ड का स्मेल आ रहा है? स्टैंडर्ड नंबर 7, राइट? क्वेश्चन नंबर 3, जैक्सन सीएफए suspected that her intern who was working without pay at her brokerage firm had violated फेडरल सिक्योरिटीज रेगुलेशन। कुछ वायलेशन दिख गया किसको? जैक्सन को। इनफैक्ट दिख गया बोलना गलत हो जाएगा, गलत इन द सेंस यहाँ पे ना लैंग्वेज को बहुत ही संभाल के पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे लिखा हुआ है जैक्सन सस्पेक्टेड, राइट? उसको ऐसा लग रहा है कि कुछ वायलेशन हुआ है, राइट? कुछ रेगुलेशन का वायलेशन हुआ है। तो जैसे उसको लग रहा है, उसको मतलब जैक्सन को, तो सबसे पहला काम उसको जो करना चाहिए, उसको लीगल काउंसिल के पास जाना चाहिए और पूछना चाहिए कि यार ये जो फलाना फलाना चीज है, क्या ये वायलेशन है, क्या लीगल है, क्या इलीगल है, राइट? उसके बाद अगर लीगल काउंसिल ये बोलता है कि हाँ ये फलाना फलाना चीज इलीगल है या फिर वायलेशन है, तो जैक्सन को अपने आप को डिसएसोसिएट कर देना चाहिए, राइट? और डिसएसोसिएट में इवन लीड टू रेजिग्नेशन, राइट? और अगर जैक्सन को मतलब कंफर्म हो गया कि यार कुछ ना कुछ वायलेशन हुआ है, कुछ इलीगल चीज हो रहा है, तो जैक्सन कैन रिपोर्ट टू रेगुलेटरी अथॉरिटी और सीएफए इंस्टीट्यूट कैन रिपोर्ट।
राइट। सो वायलेशन हुआ है, ये जैक्सन को पता लग गया, तो उसको रिपोर्ट करना ही चाहिए टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज और सीएफए इंस्टीट्यूट, ऐसा करना ही चाहिए, नहीं बोला, शी कैन, ही और शी कैन रिपोर्ट, राइट। तो इतना पढ़ के ही मेरे को जस्ट वो स्टैंडर्ड नंबर 1 उसमें नॉलेज ऑफ द लॉ वाला चीज क्लिक हुआ, तो मैंने सारा का सारा चीज शेयर कर दिया। आगे क्वेश्चन में क्या है वो देखते हैं, राइट। Was working without pay at a brokerage firm had violated a federal securities regulation. फिर जैक्सन ने क्या किया इसके बाद, जैक्सन discussed the matter with the company's legal counsel who said that the intern's conduct was illegal. तो लीगल काउंसिल ने कंफर्म किया कि भाई उसका जो एक्ट है इंटर्न का, राइट, जो एक्शन है दैट इज इलीगल। तो उसके बाद क्या करना चाहिए, जैक्सन को अपने आप को डिसएसोसिएट कर देना चाहिए। According to CFA Institute Code and Standards of Professional Conduct, Jackson can disassociate herself from this illegal activity by, क्या बोला है, can disassociate by reporting the activity to appropriate authorities। मैं बोला she can report, right, but she has to report, ऐसा नहीं है, can report। तो ए लग रहा है आंसर। बी क्या, ट्रांसफरिंग द सुपरविजन ऑफ द इंटर्न टू अनदर पर्सन, ये तो यार एकदम स्टुपिडिटी होगा, राइट। एक इंटर्न है जो कुछ वायलेशन कर रहा है, जो अभी जैक्सन के अंडर है, तो इससे बचने का क्या तरीका है, तो बोल रहा है यार वो इंटर्न को बोलो तो कोई दूसरे सुपरवाइजर के पास जाए, ये तो क्या हो गया, मतलब हाइट्स हो गया, तो डी नहीं है। टेलिंग हर इंटर्न टू स्टॉप सच कंडक्ट, हाँ ये भी कर सकते हैं, बट द आंसर का बायसनेस इज टुवर्ड्स वो जो लैंग्वेज है ना, यार शी कैन रिपोर्ट टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज, तो ए की तरफ टिल्टेड वैसा, क्योंकि स्टैंडर्ड नंबर 1 प्रोफेशनलिज्म, उसका सब स्टैंडर्ड दैट इज 1A नॉलेज ऑफ द लॉ के अंदर यही सब लिखा हुआ है कि यार अगर आपको कोई चीज लगता है मैंने बोला कुछ इलीगल हो रहा है, तो लीगल काउंसिल के पास जाओ। अगर लीगल काउंसिल ने कंफर्म किया कि हाँ ये चीज इलीगल है, तो आप अपने आप को डिसएसोसिएट कर सकते हो। डिसएसोसिएशन का एक तरीका रेजिग्नेशन भी होता है, या फिर आप चाहो तो रेगुलेटरी अथॉरिटीज या सीएफए इंस्टीट्यूट को रिपोर्ट भी कर सकते हो रिगार्डिंग दैट वायलेशन, राइट। तो वही लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए ए इज द आंसर, इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट एथिक्स के तो सारे क्वेश्चन स्टैंडर्ड्स वाले इंपॉर्टेंट ही है। क्वेश्चन नंबर 4, Max, a CFA Institute member, resides in country L, where the securities law and regulation are less strict than the CFA Institute code and standards। एक सेकेंड, जैसे इतना स्टेटमेंट बोला ना, तो ये थोड़ा सा एक होता है ना, एक फुल टॉस बॉल के जैसा ट्रीट कर सकते हैं अपन। जो स्टैंडर्ड नंबर 1 है ना प्रोफेशनलिज्म, उसका सब स्टैंडर्ड 1A दैट इज नॉलेज ऑफ द लॉ, उसमें एक चीज लिखा हुआ है कि यार या तो हमको कोड फॉलो करना चाहिए या तो लॉ फॉलो करना चाहिए, विच एवर इज मोर स्ट्रिक्टर। या तो कोड फॉलो करेंगे या तो उस कंट्री का लॉ फॉलो करेंगे, दोनों में से जो भी स्ट्रिक्टर है उसको फॉलो करेंगे, राइट। तो क्वेश्चन का डायरेक्शन कहीं ना कहीं उसी तरफ जाता हुआ दिख रहा है, या आपको भी दिखना चाहिए ऐसा, राइट, इफ यू हैव स्टडीड प्रॉपर्ली। Resides in country L, where the securities laws and regulations are less strict than the CFA Institute code and standards. Okay. Max also does business in country N, which has no securities laws or regulation. Okay, ये तो भाई बहुत ही लाइट है यहाँ का regulations. Thus, country N has no laws prohibiting the use of material non-public information. Okay. क्या कोड एंड स्टैंडर्ड अपने को प्रोहिबिट करता है, क्या अपने को कोड एंड स्टैंडर्ड प्रोहिबिट करता है इन यूजिंग द मटेरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन? यस सर, स्टैंडर्ड नंबर 2, राइट। Max has clients in both country L and N. Country L's law states that the law of the locality where the business is conducted governs. According to CFA Institute Standards of Professional Conduct about the use of material non-public information, Max, तो सर कंट्री एल और कंट्री एन दोनों में ही रेगुलेशंस बहुत ही लाइट है। कंट्री एल में तो इनफैक्ट लेस स्ट्रिक्ट है, और कंट्री एन में तो मतलब नाक के बराबर ही है। तो दोनों ही कंट्री में अपने को कहने से कोड को फॉलो करना चाहिए, और कोड को फॉलो करेंगे तो कोड तो क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है कि डिस अलाउ कर रहा है? सर डिस अलाउ कर रहा है इन यूजिंग व्हाट, मटेरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन। आप मटेरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ट्रेड नहीं कर सकते हो, राइट। तो मे टेक इन्वेस्टमेंट एक्शन गलत, मे टेक इन्वेस्टमेंट एक्शन एकदम गलत, not take investment action on the basis of this information. C.
क्वेश्चन नंबर 5, while visiting the CSI company, Ramsey CFA overheard management, क्या लिखा है, Ramsey CFA overheard management make comments that were not public information. एक सेकेंड, मैनेजमेंट लोग कुछ आपस में कमेंट पास कर रहे थे जो पब्लिक नहीं था, नॉन पब्लिक है, बट वेर नॉट रियली मीनिंगफुल बाय देमसेल्व्स. तो एक सेकेंड, तो ये दोनों लाइन से इतना पता चला कि एक एनालिस्ट ने मैनेजमेंट लोग को बातचीत करते हुए सुन लिया. सिंस मैनेजमेंट लोग बात कर रहे थे तो पब्लिक में नहीं था, तो नॉन पब्लिक, और वो जो बातचीत कर रहे थे तो मटेरियल नहीं था, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है कि सर इट इज नॉन मटेरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन. However, when this information is combined with his own analysis and other outside sources, अभी इतना पढ़ के ही ना कैंडिडेट को एकदम क्लिक हो जाना चाहिए कि ये मोज़ेक थ्योरी की तरफ लेके जा रहा है. व्हाट डू वी मीन बाय मोज़ेक थ्योरी? सर, नॉन मटेरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन को अगर हम कंबाइन करेंगे किसके साथ कंबाइन करेंगे? मटेरियल प्लस पब्लिक इंफॉर्मेशन के साथ. क्या बोला? नॉन मटेरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन को अगर आप कंबाइन करते हो विद मटेरियल एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन, उसका रिजल्ट क्या निकलता है? सो मटेरियल प्लस नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन, राइट. एक एनालिस्ट ने सुन लिया, मैनेजमेंट लोग कुछ बातचीत कर रहे थे बट वो इतना मीनिंगफुल नहीं था और पब्लिक में भी नहीं था. प्लस एनालिस्ट अपने लेवल पे एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह स्टडी कर रहा है जो कि मटेरियल है और पब्लिक में अवेलेबल है. तो ये दोनों को कंबाइन करते हुए उसको कुछ एक क्लिक हो गया कि यार ऐसा हो सकता है विच इज मटेरियल एंड वो पब्लिक को पता नहीं है. तो क्या सर इस बेसिस पे वो ट्रेड कर सकता है? यस, कर सकता है. यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा आपको. आप बोलोगे सर लेकिन मटेरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन के बेसिस पे तो सर ट्रेड अपने को नहीं करना चाहिए. भाई वो तब जब आपको कोई मैनेजमेंट कोई ऐसा इंपॉर्टेंट खबर दे देता है जो मटेरियल है नॉन पब्लिक है, कुछ इनसाइडर इंफॉर्मेशन मिल जाता है विच इज मटेरियल, राइट. तो उस बेसिस पे आपको ट्रेड नहीं करना है. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आप अपना कॉम्पिटेंसी यूज कर रहे हो, राइट. आपने मैनेजमेंट लोग का बातचीत करते हुए सुना, राइट, जो कि नॉन मटेरियल था, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, राइट, और नॉन पब्लिक था. प्लस आप खुद का एनालिसिस कर रहे हो, आप एनुअल रिपोर्ट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हो. तो दोनों को आपने कनेक्ट किया और आपने कुछ चीज देख लिया जो यार मटेरियल है, मतलब कुछ इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट कर लिया, राइट, जो मटेरियल है और पब्लिक के पास नहीं है. ये तो आपका कैलिबर से आपने फाइंड आउट किया ना, तो इसके बेसिस पे तो आप ट्रेड कर ही सकते हो, राइट. तो दिस इज अलाउड. इसी को मोज़ेक थ्योरी कहते हैं. मोज़ेक थ्योरी, राइट. तो इसके बेसिस पे आप कुछ ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, राइट, कुछ रेकमेंड कर सकते हो. हाउएवर आपको रिकॉर्ड में रखना पड़ेगा कि आपने ट्रेड किया या किसी को बाई बोला, सेल बोला, क्यों बोला, एंड ऑल दैट. ये मोज़ेक थ्योरी का पूरा लॉजिक आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, राइट, रिकॉर्ड रिटेंशन. ठीक है. एनीवेज, फिर क्या लिखा हुआ है? Ramsey decides to change his recommendation on CSI from buy to sell. According to CFA Institute of Standards of Professional Conduct, Ramsey should issue his sell report because the facts are non-material, okay, but maintain a file of the facts and documents leading to this conclusion. Perfect answer है. वही मैंने बोला ना, आप सेल रिपोर्ट इशू कर सकते हो बट आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा कि यार व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड इशूइंग द सेल रिपोर्ट. डी क्या बोल रहा है? नॉट इशू हिज रिपोर्ट अंटिल दिस कमेंट्स आर मेड पब्लिक. वाई भाई, राइट. डी गलत बोल रहा है. सी क्या बोल रहा है? रिपोर्ट दिस इवेंट्स टू हिज इमीडिएट सुपरवाइजर एंड लीगल काउंसिल. रिक्वायर्ड नहीं है ऐसा, राइट, सिंस दे हैव बिकम मटेरियल इन कॉम्बिनेशन विद हिज एनालिसिस. नो, नॉट रिक्वायर्ड, इज नॉट रिक्वायर्ड, राइट. तो यार क्वेश्चन नंबर 5 में मोज़ेक थ्योरी आपको ध्यान आना चाहिए. और मोज़ेक थ्योरी ये बोलता है कि यार नॉन मटेरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन को अगर आप कंबाइन कर रहे हो विद मटेरियल एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन, तो इनके कॉम्बिनेशन से जो निकलता है दैट इज मटेरियल एंड नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन. ये इंफॉर्मेशन आपके कैलिबर एंड कॉम्पिटेंस से आपने फाइंड आउट किया है, इसके बेसिस पे ट्रेड करना अलाउड है. जिसको एक क्लिक हो गया वही कर पाएगा. तो 5 का इज व्हाट? ए. Question number 6. Which of the following actions is the least likely to prevent the misuse of insider information? Okay. एक बार ऐसा क्वेश्चन को पढ़ते हैं. Which of the following action is likely to prevent? ये तीनों में से दो ऐसा चीज रहेगा which will prevent the insider information. पहला वो ढूंढ लेते हैं, जो बच गया वो क्या है? Least likely. समझे? Right? तो which of the following action least likely बोला तो मैं ऐसा पढ़ रहा हूँ. Which of the following action is likely to prevent the misuse of insider information? तो दो ऑप्शन इसमें से वो रहेगा जो insider information का यूज करने से रोकेगा,
राइट, जो बच गया वो क्या, लिस्ट लाइक है, लेट्स सी। ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोलिंग रेलेवेंट इंटर डिपार्टमेंटल इंफॉर्मेशन, एकदम परफेक्ट है। इंटर डिपार्टमेंटल, एक फर्म है, फर्म के अंदर सर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टीम है, रिसर्च टीम है, ट्रेडिंग टीम है, तो हर एक टीम के बीच में फायरवॉल्स होना चाहिए, राइट। ये फायरवॉल्स वर्ड है स्टैंडर्ड 1 में, राइट। फायरवॉल्स का मतलब कि यार इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टीम के जो मेंबर्स हैं उन लोग अपने हेड को रिपोर्ट कर रहे हैं, उन लोग रिसर्च टीम को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं, ऑल दैट स्टफ, ठीक है। तो इसको फायरवॉल्स, यहाँ पे फायरवॉल्स आप एस्टैब्लिश करो, जिससे कि क्या होगा, जिससे कि इंश्योर होगा कि सर इनसाइडर इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ट्रेड ना हो, राइट। तो ये तो लाइकली वाला आंसर है। बी क्या है, मॉनिटरिंग ऑल फोन कॉल्स मेड बाय द ब्रोकर्स। मॉनिटरिंग ऑल फोन कॉल्स प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है मेड बाय द ब्रोकर्स, तो यही लिस्ट लाइकली होगा। खैर एक बार सी पढ़ लेते हैं। प्लेसिंग सिक्योरिटीज ऑन अ रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट व्हेन द फर्म इज इन पोजीशन ऑफ मटेरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन, यस। ऑप्शन नंबर सी एग्जीक्यूट करने से भी आप ये इंश्योर करोगे कि सर इनसाइडर इंफॉर्मेशन के बेस पे ट्रेड ना हो। अगर आपके फर्म के पास कुछ मटेरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन है जिस भी कंपनी के बारे में, जिस भी कंपनी के टूवर्ड्स, तो यार वो स्टॉक्स को आपने रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट में पुट कर दो। कहने का मतलब ये कि यार ये स्टॉक के ऊपर हम लोग कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन अभी नहीं देंगे, या इसका कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेंगे, बिकॉज ये स्टॉक के टूवर्ड्स हमारे पास मटेरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन है, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी के होने से इनसाइडर इंफॉर्मेशन का यूज नहीं होगा, राइट, प्रिवेंट करेगा। इनसाइडर इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ट्रेड एंड ऑल दैट करने से प्रिवेंट करेगा। कौन से ऑप्शन, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। लेकिन अपने को लीस्ट लाइकली पूछा है, तो लीस्ट लाइकली इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही आपको भी कमांड इंश्योर करना पड़ेगा एथिक्स में, राइट। क्वेश्चन नंबर 7, Lee is a research analyst at Superior Investments and is researching a biotech firm that is developing a treatment for a brain disease. Okay, Lee एक एनालिस्ट है जो एक बायोटेक फर्म को कवर करता है, मतलब उसके ऊपर रिसर्च रिपोर्ट लिखता है वो। और वो बायोटेक फर्म अभी एक ऐसा ट्रीटमेंट डेवलप कर रहा है विच इज रिलेटिंग टू द ब्रेन डिजीज। ओके, वाइल टूरिंग कंपनी फैसिलिटीज, वो एनालिस्ट गया कंपनी कंपनी में गया एंड मीटिंग विद द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट से बातचीत कर रहा है। शी लर्न्स दैट दे बिलीव, मैनेजमेंट बिलीव क्या, they may have found a way to reverse the disease. Okay, हम वो डिजीज को रिवर्स कर सकते हैं ऐसा उनको लगता है, दे बिलीव। मोर वन मैनेजर कॉन्जेक्टर्ड, अब ये यहाँ पे दिक्कत है सर, कॉन्जेक्टर्ड का मतलब क्या है। कॉन्जेक्टर्ड का मतलब ये होता है कि यार किसी एक मैनेजर ने अपना ओपिनियन पास ऑन किया विदाउट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, राइट। मेरे को ऐसा लगता है यार, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है, मैं बोल रहा हूँ मेरे पास उसको सपोर्ट करने के लिए, मेरे ओपिनियन को सपोर्ट करने के लिए उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, उसको कहते हैं कॉन्जेक्चर, राइट। तो पासिंग एन ओपिनियन विदाउट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन इज कॉन्जेक्टेड, इसका जस्ट मीनिंग में समझा रहा हूँ। क्या पास ऑन किया वो मैनेजर ने, सपोज दैट वी रिवर्स द डिजीज इन समवन हु डिडंट इवन हैव इट, we might then be able to boost that individual's IQ into the stratosphere. ओहो, बहुत हाई फाई एकदम, बोल रहा है कि यार हम ऐसा भी कुछ कर सकते हैं जिससे कि आईक्यू बढ़ सकता है, राइट। तो ये सब एनालिस्ट ने सुना, क्या क्या सुना कि यार मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि दे हैव फाउंड अ वे टू रिवर्स दैट डिजीज, प्लस एक मैनेजर ने ऐसे जस्ट बोल दिया कि यार हम लोग आईक्यू भी बढ़ा सकते हैं इस दवाई से, राइट। बायोटेक फॉर्म है ना। तो उसके बाद एनालिस्ट ने सुना, फिर आया रिपोर्ट लिखने। अब देखना क्या करता है एनालिस्ट। आफ्टर रिटर्निंग टू हर ऑफिस, ली, जो हमारा एनालिस्ट है, issues a research report, issue किया research report describing the treatment as IQ booster with huge potential. यहाँ पे एनालिस्ट ने ना बर्बादी की है, जस्ट बिकॉज वो गया और मैनेजमेंट ने ऐसा ऐसा बोला, उसके बेसिस पे उसने रिपोर्ट में लिख दिया कि यार एक ऐसा दवाई आ चुका है जो आपका आईक्यू को बूस्ट करेगा, राइट। क्या लिखा है, डिस्क्राइबिंग द ट्रीटमेंट एज एन आईक्यू बूस्टर विद ह्यूज पोटेंशियल। पहली बात तो मैनेजमेंट को ऐसा लगता है बिलीव, और दूसरा मैनेजर ने तो ऐसी एक ओपिनियन पास ऑन किया। मैनेजमेंट के पास खुद के पास इस सफिशिएंट एडिक्वेट इंफॉर्मेशन नहीं है इस चीज को ये करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, राइट। जस्ट बिकॉज उनको ऐसा लगता है, उस बेसिस पे एनालिस्ट अगर रिपोर्ट में ऐसा लिख रहा है कि यार इन्होंने ऐसा दवाई
खोज लिया है जो आपका आईक्यू को बूस्ट करेगा, ये तो पूरा का पूरा मिसलीडिंग वाला बात है, राइट? In the context of the code and standard, this statement is reasonable given the information she was provided by the company. बहुत लोग ऑप्शन ए को टिक करेंगे, हाँ सर कंपनी के मैनेजमेंट से आया है ना। अरे तो यार मैनेजमेंट को तो लगता है, बोला आई बिलीव द स्टॉक विल गो अप। सपोज किसी ने बोल दिया आई बिलीव द स्टॉक विल गो अप, तो क्या मैं रिसर्च रिपोर्ट मिली दूं यार उसने बोला था स्टॉक विल गो अप तो गो अप, यू बिलीव, राइट? ऐसा होगा ही, ऐसा जरूरी थोड़ी है। आप मैनेजमेंट के पास कौन सा क्या एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन है? कुछ उन्होंने किसी के ऊपर ट्रीटमेंट किया, कुछ ऐसा केसेस दिखे जहां पे सही मायने में ब्रेन डिजीज रिवर्स हो गया, किसी का आईक्यू एंड ऑल दैट इंप्रूव हो गया, ऐसा कुछ भी है क्या? नहीं, जस्ट हवे में बातचीत चल रहा है, उस बेसिस पे आप रिपोर्ट में लिख रहे हो कि यस दे हैव डेवलप्ड समथिंग व्हिच विल बूस्ट द आईक्यू, नॉट अलाउड। ये क्या हो रहा है? ये तो हो ही नहीं सकता। दिस स्टेटमेंट लैक्स रीजनेबल एंड एडिक्वेट बेसिस। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे को पता है 7 में ऑप्शन नंबर ए बहुत लोग टिक कर देंगे, हाँ यार लिख सकता नहीं क्योंकि मैनेजमेंट ने बोला है, राइट? तो मैनेजमेंट ने यहाँ पे आप स्टेटमेंट देख रहे हो, दे बिलीव बोला है। ऐसा लिखा है क्या यार मैनेजमेंट ने बहुत सारे लोग पे टेस्ट किया और इससे दिखा कि यार रिवर्स हो गया दिस दैट, तो हम कह सकते थे रिपोर्ट में, ठीक है? So स्टैंडर्ड नंबर 5, राइट? यूज डिलीजेंस एंड रीजनेबल, बोला था ना वैसा, रीजनेबलनेस। क्वेश्चन नंबर 8, Lopez manages accounts for Street Capital. Okay. Lopez mother is a client of the firm. आ गया वापस से ट्रैपिंग आ गया। Mother is a client of the firm. Lopez does not make trades in his mother's account until all other clients of the firm have been given an opportunity to trade. क्यों भाई? ड्यूटी टुवर्ड्स क्लाइंट में अपन ने फेयर डीलिंग पढ़ा हुआ है, राइट? और स्टैंडर्ड नंबर 6 में प्रायोरिटी ऑफ ट्रांजैक्शन भी है, जो कहता है कि यार सबसे पहला, इनफैक्ट प्रायोरिटी देते हो तो पहला प्रायोरिटी कैपिटल मार्केट को, उसके बाद प्रायोरिटी क्या है? क्लाइंट को। तो जब भी ट्रांजेक्शन आप इनिशिएट करते हो तो इंश्योर करो कि सारे के सारे क्लाइंट्स का एक साथ ट्रेड आप एग्जीक्यूट कर रहे हो। आपका मदर ने अकाउंट ओपन किया है, सब मदर ने किया है ना, तो मदर ने अकाउंट ओपन करते ही तो क्लाइंट बन गए। अब जैसे ही वो क्लाइंट बन गए तो सारे क्लाइंट्स को क्या होना चाहिए? फेयर डीलिंग होना चाहिए, राइट? ये क्या बात हो गया कि यार नहीं नहीं बाकी क्लाइंट्स का पहले एग्जीक्यूट करता हूँ और मदर का बाद में करता हूँ। ये बहुत सारे लोग को क्लिक करने का मन होगा, राइट? कि यार मदर तो सेल्फ में आएगा ना, तो पहले एक काम करते हैं ना, बाकी क्लाइंट्स का करते हैं फिर मदर का करते हैं, रॉन्ग है, राइट? मदर हैज नाउ बिकम माई क्लाइंट। अब क्लाइंट मीन्स क्लाइंट, सारे क्लाइंट का व्हाट? फेयर फेयर डीलिंग होना चाहिए, फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए, राइट? Lopez has violated, दो जगह violated लिखा है तो पढ़ना पड़ेगा, violated CFA Institute standards of professional conduct because family accounts that are client accounts should be treated like any other firm accounts. Perfect answer, perfect, fair dealing. ये क्या कह रहा है? नॉट वायलेटेड, तो नॉट वायलेटेड तो मैं पढ़ ही नहीं रहा, सी देखना है क्योंकि सी भी वायलेट बोल रहा है। Violated CFA Institute standard of professional conduct because he is not allowed to trade in family accounts. Why? He is allowed to trade. सी इज रॉन्ग, आंसर इज व्हाट? ए। ए इतना प्रॉपर था ना तो कन्विक्शन के साथ पहले ए को टिक कर दिया। क्वेश्चन नंबर व्हाट? 9, जेनिंग्स इज अ केमिकल इंडस्ट्री रिसर्च एनालिस्ट फॉर अ लार्ज ब्रोकरेज कंपनी। ओके, एक रिसर्च एनालिस्ट है एंड कवरिंग द केमिकल कंपनीज। द इंडस्ट्री इज करेंटली सीइंग एन इंक्रीज इन मर्जर्स एंड एक्विजिशन। ओके, केमिकल इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा एक्विजिशन मर्जर्स हो रहा है अभी। While flying through Chicago, Jennings sees several senior officers who she knew, yeah, who she knows are from the largest and fourth largest chemical companies walk into a conference room. Okay, तो जेनिंग ने देख लिया कि लार्जेस्ट केमिकल कंपनी का कोई ऑफिसर, सीईओ या सीएफओ, एंड फोर्थ लार्जेस्ट केमिकल कंपनी का कोई सीईओ एंड सीएफओ दोनों साथ में गए कॉन्फ्रेंस रूम में। जा सकते हैं, जा सकते क्या है यार, कॉफी पी रहे हैं उन लोग साथ में, ये देख लिया। मेरे को स्मेल आ रहा है मोजेक थ्योरी का। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है विच इज नॉन मटेरियल, यार दो एग्जीक्यूटिव लोग बैठे हैं, व्हाट्स द इशू? तो नॉन मटेरियल एंड नॉन पब्लिक सिर्फ उसी ने देखा, पूरा दुनिया को थोड़ी मालूम है। अब इसको वो कंबाइन करेंगे विद दूसरे इन्फॉर्मेशन के साथ, ऐसा कुछ होगा, लेट्स सी। She concludes that negotiations for an acquisition might be taking place. उसने कंक्लूड कर लिया, Jennings may not act or cause others to act on this information, may use this information to support an investment recommendation,
should inform her compliance officer that she has material non-public information on the firm she covers. तो obviously ये मौजिक theory को टच कर रहा है कि यार दो एग्जीक्यूटिव्स लोग, दो ऑफिसर्स लोग एक कॉन्फ्रेंस रूम में गए, एनालिस्ट ने देख लिया, प्लस उसने अपना भी रिसर्च किया होगा, राइट, क्योंकि तब जाके उसने कंक्लूड किया। तो सर नॉन मटेरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन, वो जो दो एग्जीक्यूटिव्स लोग कॉन्फ्रेंस जाना, नॉन मटेरियल नॉन पब्लिक, उसको सब मिक्स करेंगे विथ व्हाट, मटेरियल एंड पब्लिक, एंड देन उससे जो निकलेगा वो क्या होगा, मटेरियल एंड नॉन पब्लिक। तो उसने कंक्लूड कर दिया कि यार एक्विजिशन शायद हो सकता है। तो इस बेसिस पे उसने एक्ट किया कि अलाउड है, अलाउड है, जेनिंग्स मे नॉट एक्ट और कॉज अदर्स टू एक्ट, गलत बोल रहा है, राइट, may use this information to support an investment recommendation. Perfect. Please the answer. Right. Again, mosaic theory से related है. 9 का what B. Question number 10. If an analyst suspects a client or a colleague of planning और एंगेजिंग इन ऑनगोइंग इलीगल एक्टिविटीज, अगर एनालिस्ट को ऐसा लगता है कि यार एक पर्टिकुलर क्लाइंट या कलीग कुछ इलीगल एक्टिविटी कर रहा है, तो मैंने बोल दिया सबसे पहले लीगल काउंसिल के पास जाओ, डिस्कस करो। लीगल काउंसिल अगर बोल रहा है कि हाँ ये एक्टिविटी इलीगल है, तो अपने आप को डिसएसोसिएट कर लो। कैसे करोगे कि सर आप रेजिग्नेशन भी डाल सकते हो, डिसएसोसिएशन माइट इवन लीड टू रेजिग्नेशन, या फिर आप चाहो तो रेगुलेटरी अथॉरिटीज को या सीएफए इंस्टीट्यूट को भी बोल सकते हो, चाहो तो, राइट। या ऊपर भी आया था क्वेश्चन, which of the statement about the actions that the analyst should take is most correct? According to the CFA Institute Standards of Professional Conduct, the analyst should consult counsel to determine the legality of the activity and disassociated from any illegal or unethical activity if the member has reasonable grounds to believe that the activity is illegal or unethical. ये तो एकदम मतलब बोलते हैं ना, गोल्ड स्टैंडर्ड स्टेटमेंट, यही करना चाहिए एनालिस्ट। भी देख लेते हैं। Disassociated from any illegal or unethical activity if the member has reasonable grounds to believe that the activity is illegal or unethical। अब ये भी करेक्ट लगेगा, लेकिन ये पार्शियल करेक्ट है। सबसे पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है एनालिस्ट सस्पेक्ट्स, उसको अगर लग रहा है कि यार कुछ गलत हो रहा है तो तुरंत कूदना नहीं है कि यार आई एम डिसएसोसिएटिंग माई सेल्फ। पहले यार लीगल काउंसिल के पास जाके कंसल्ट तो करो कि जो मेरे को लग रहा है गलत हो रहा है क्या वो सही में गलत है, राइट। तो ये पार्शियल करेक्ट स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन नंबर सी क्या है, देखो, कंसल्ट काउंसिल टू डिटरमाइन द लीगैलिटी ऑफ द एक्टिविटी। बहुत सारे लोगों को सी भी क्लिक हो गए, तो तीनों ऑप्शंस ऐसा एंटाइसिंग लग रहे हैं, तो बी एंड सी आर पार्शियल करेक्ट। सी सर क्यों पार्शियल करेक्ट है, यार आपने कंसल्ट कर लिया, कंसल्ट करने के बाद, राइट, अगर ऐसा पता का इनफैक्ट लीगल काउंसिल ने बोला कि द एक्टिविटी इज इलीगल, तो फिर आप क्या करोगे नॉन। तो ऑप्शन नंबर ए इज पूरा का पूरा कंप्लीट स्टेट, राइट। अब ये तो वही कैंडिडेट को आएगा ना यार जिसने स्टैंडर्ड्स को पढ़ा है, 2 बार 3 बार 5 बार क्वेश्चंस किया हुआ है, राइट। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11। Dawson, CFA, an analyst at a New York brokerage firm, suspects that Boatman, CFA, another analyst at the same firm, has violated a state securities law. ऐसा सस्पेक्ट किया तो जाओ यार कंसल्ट करो लीगल काउंसिल को। अकॉर्डिंग टू CFA Institute Standards of Professional Conduct, Dawson is required to report directly. Dawson is required to report, कंपल्जन नहीं है, right? She can report, she may report, right? Dawson is required to report to CFA Institute. पहला वाला बोला required to report to regulatory agency, नहीं, not required to report the violation to appropriate government or regulatory organization. C is the answer, right? Again, सारे ऐसे सब क्वेश्चंस बहुत ही डाइसी होते हैं जहाँ पे तीनों ही ऑप्शन से लगते हैं यार क्या करें। इनफैक्ट ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों ही एंटाइजिंग लग रहा है। हाँ यार गवर्नमेंट एजेंसी को रिपोर्ट करना चाहिए, रेगुलेटरी अथॉरिटी को, हाँ यार सीएफए इंस्टीट्यूट को रिपोर्ट करना चाहिए। भाई कंपल्जन नहीं है, शी मे रिपोर्ट, शी कैन रिपोर्ट वैसे, बट शी शुड रिपोर्ट, रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है डॉसन इज रिक्वायर्ड टू, गलत। इज, ऑप्शन नंबर बी इज रिक्वायर्ड टू, अगेन गलत, राइट। तो 11 का सी। क्वेश्चन नंबर 12। Drake CFA is employed by Muskie Company to provide investment advice to participants in the firm's defined contribution pension plan, DC plan। पोर्टफोलियो में भी पढ़ते हैं, डीसी प्लान, डीबी प्लान।
ओके तो क्या है, ड्रेक एक सीएफए इज एम्प्लॉयड बाय अ कंपनी टू प्रोवाइड एडवाइस टू व्हाट पार्टिसिपेंट्स इन द फर्म। जो भी एम्प्लॉयज लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू द डीसी प्लान, उनको एडवाइस देने के लिए एम्प्लॉय किया हुआ है। मस्की स्टॉक इज वन ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इन द प्लान, राइट। वो जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एक फंड में जा रहा है, राइट। तो मस्की स्टॉक इज वन ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इन द प्लान। वो पैसे से सर मस्की स्टॉक खरीदे क्या? वन ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। Drake feels that the stock is too risky for employees to own and starts advising them to pull out of the stock. तो यार ऑल्दो ड्रेक मस्की कंपनी में काम कर रहा है, राइट, बट ड्रेक को ऐसा लग रहा है कि यार मस्की कंपनी इज टू रिस्की फॉर एम्प्लॉयज टू होल्ड, इसलिए वो एम्प्लॉयज लोग को सजेस्ट कर रहा है कि यार प्लीज अगर आपने होल्ड किया है तो सेल कर दो। कर सकता है, हाँ कर सकता है। एज एन एनालिस्ट आई शुड बी वेरी मच इंडिपेंडेंट, राइट। मैंने मेरा इंडिपेंडेंट रिसर्च कंडक्ट किया और मेरे को लगा कि मस्की कंपनी अभी रिस्की है तो है, राइट। द ट्रेजरर ऑफ द कंपनी, ट्रेजर का फोन आया ड्रेक को, भाई तो जिस कंपनी में काम कर रहा है वही कंपनी के स्टॉक को बोल रहा है कि रिस्की है मत इन्वेस्ट करो, राइट। क्या कर रहा है, ऐसा धमका रहा है, and tells him that he will be fired if he continues making such advice because he is violating his fiduciary duty to the company. Fiduciary duty to the company के भी पहले आता है सर fiduciary duty towards what participants of the plan, right? Drake should most appropriately उसको बिंदास रिपोर्ट इशू करना चाहिए और ये कहना चाहिए कि यार मस्क की कंपनी अभी रिस्की है, अभी इन्वेस्ट मत करो, राइट। और अगर ऐसा ड्रेक नहीं कर रहा है, ड्रेक दबाव में आ गया, तो जाके ड्रेक ने क्या कर दिया, वॉयलेशन कर दिया। लेट्स सी। मेक सेल रिकमेंडेशन बट पॉइंट आउट दैट द कंपनी ट्रेजरर हैज अ डिफरिंग एंड वैलिड पॉइंट ऑफ क्यों भाई? बोला हाँ रिकमेंडेशन बोल दूंगा, लेकिन ये भी लिखूंगा कि यार जो कंपनी का ट्रेजर है ना उसका अलग ओपिनियन था, कंपनी का ट्रेजर से क्या लेना देना है, राइट। Tell employees that he cannot provide advice on the company stock because of the conflict of interest. Why conflict of interest? बोल रहे हैं यार conflict, मतलब मेरे एम्प्लॉयर और जो पार्टिसिपेंट से प्लान, मतलब मैं ना डिसीजन दे नहीं पा रहा हूँ, आई एम दुविधा में हूँ। काहे का दुविधा में हूँ? आपका फर्स्ट प्रायोरिटी इज टुवर्ड्स द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द प्लान, राइट। आपको उनका सोचना है। इट्स लाइक सेइंग यार मैं कुछ भी सही एडवाइस दूंगा ना पार्टिसिपेंट्स को तो यार कंपनी नाराज हो रहा है, होने दे उसको नाराज। कंटिन्यू टू एडवाइस एम्प्लॉयज टू सेल द स्टॉक, बिंदास, ऑप्शन नंबर सी, राइट। ये भी इंपॉर्टेंट था, इनफैक्ट सारे इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा स्टामक कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम यही सब देखोगे अभी, राइट। स्टार्टिंग से देखना है जो भी करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट। 12 हो गया ना, 12 का सी। क्वेश्चन नंबर 13। What is the rule of thumb for members, CFA charter holders, and candidates in the CFA program when weighing the requirements of the CFA Institute code and standards and the requirement of the local law? अभी कर लिया। So we will follow either law or standards, whichever is more stricter. If the applicable laws are more strict, they must adhere to the applicable laws. Perfect. ठीक है। If the applicable laws are less strict, they should, अगर less strict है तो we should follow what code, क्या लिखा है? They should make a judgment call on which to follow. Why judgment call? Clear cut हिसाब किताब है। लॉ अगर कम स्ट्रिक्ट है तो यार कोड को फॉलो करेंगे, लॉ अगर ज्यादा स्ट्रिक्ट है तो लॉ को फॉलो करेंगे। सी क्या बोल रहा है? इफ द लॉज आर मोर स्ट्रिक्ट तो फॉलो द लॉ, दे मस्ट फॉलो कोड, नहीं। बी एंड सी आर व्हाट रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 14। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर वायलेशंस ऑफ स्टैंडर्ड 1D। 1D क्या मिसकॉन्डक्ट लिखा भी है, एक्सेप्ट ये तीन में से दो, इनफैक्ट क्या, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर वायलेशंस, तीन में से दो वायलेशन से एक वायलेशन नहीं है। अपने को एक्सेप्ट वाला चीज ढूंढना है, मतलब क्या वायलेशन नहीं है, क्या मिसकंडक्ट के अंदर नहीं आता है वो ढूंढना है। कन्विक्शन ऑफ अ क्राइम इन्वॉल्विंग फ्रॉड, अब इससे ज्यादा मिसकंडक्ट क्या हो सकता है, ये तो मिसकंडक्ट है। कन्विक्शन ऑफ अ मिसडिमीनर इन्वॉल्विंग सिविल डिसोबीडियंस, सिविल डिसोबीडियंस की वजह से मेरे को कन्विक्ट किया गया है, तो क्या इसको मिसकंडक्ट में माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, राइट। मैं कोई मोर्चा एंड ऑल दैट में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ विच इज फॉर द गुड कॉज, बट द गवर्नमेंट डजंट वांट अस टू पार्टिसिपेट इन दैट मोर्चा एंड धरना, राइट। एंड सिंस अपने को देख लिया कि हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो अपने सबने को उठा के जेल में डाल दिया। तो माई एक्शन माइट बी इलीगल बट स्टिल इट इज व्हाट एथिकल, मैंने कोई वायलेट नहीं किया, राइट। मैं एक पार्टिसिपेट कर रहा था एक मोर्चे में एंड ऑल दैट विच वाज फॉर गुड कॉज एंड ऑल दैट स्टफ। गवर्नमेंट ने मना किया, स्टिल मैं पार्टिसिपेट कर रहा था, इसी को सिविल डिसोबीडियंस कहते हैं। तो इट माइट बी इलीगल बट स्टिल इट इज व्हाट एथिकल। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ना, ये मिसकंडक्ट में नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? Any conduct that undermines confidence that the CFA charter represents a level of achievement
बेस्ड ऑन मेरिट एंड एथिकल कंडक्ट। आप कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो जिससे कि सीएफए पे एक दाग लग रहा है, सीएफए के मेरिट कॉम्पिटेंसी पे दाग लग रहा है, तो वो भी मिसकंडक्ट में आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी आर व्हाट वायलेशंस, राइट? दे आर मिसकंडक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज नॉट मिसकंडक्ट। ब्यूटीफुल सम। 14 का वर्ड बी। 15, जेम्स सीएफए समटाइम्स प्रोमिसेस क्लाइंट्स, प्रोमिसेस आ गया तो 1C का एकदम स्मेल आ रहा है, एकदम स्मेल आ रहा है। 1C क्या है? मिस रिप्रेजेंटेशन, और उसके अंदर लिखा हुआ है। आप ऐसा प्रॉमिस एंड ऑल दैट नहीं कर सकते हो, राइट? जहां पे भी रिस्की इन्वेस्टमेंट्स इन्वॉल्व है, आप स्ट्रेट अवे प्रॉमिस नहीं कर सकते यार इतना तो आपको पक्का मिलेगा, टेंशन मत लो। क्या है ये? आपको खुद जो प्रॉमिस कर रहे हो, आप खुद श्योर हो क्या उतना डिलीवर कर पाओगे? आप खुद ही श्योर नहीं हो, आप प्रॉमिस कर रहे हो, इज नॉट अलाउड, राइट? तो जस्ट एक स्मेल आया, मैं बोल रहा हूँ। आई डोंट नो आगे क्या लिखा हुआ है। James CFA sometimes promises clients that she will allocate more shares from oversubscribed IPO than she knows she will actually be able to deliver. क्लाइंट्स लोग को प्रॉमिस कर रहे हैं, टेंशन मतलब आपको आईपीओ पक्का लगेगा, मतलब लगेगा। भाई आईपीओ पे लगना कोई गारंटी है क्या, राइट? तो जो प्रॉमिस, ये जो सीएफए जेम्स, इसको खुद को क्या पूरा का पूरा सर्टेनिटी है क्या कि आईपीओ में पक्का लगेगा ही नहीं? खुद का ठिकाना नहीं है, खुद को भी नहीं पता कि आईपीओ में लगेगा नहीं लगेगा, बट क्लाइंट को बोल दिया पक्का लगेगा, राइट? हर एम्प्लॉयर हैज रेप्रिमांडेड हर इन द पास्ट फॉर सिमिलर बिहेवियर। पहला डांट खा चुका है, राइट? क्या तो ऐसा क्यों करता है, क्यों प्रॉमिस करता है फालतू का? हम ही खुद कॉन्फिडेंट नहीं है आईपीओ में लगेगा नहीं लगेगा, और तू क्लाइंट को प्रॉमिस कर रहा है। ऐसा पहले डांट खा चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लीस्ट एक्यूरेट बोल रहा है रिगार्डिंग जेम्स बिहेवियर। तो पहले देखते हैं कि सर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एक्यूरेट। हर एक्शंस आर वायलेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स ओनली इफ प्रोसिक्यूशन रिजल्ट्स इन फेलोनी कन्विक्शन। बोलता है उसके एक्शन वायलेशन तब माना जाएगा जब यू you नो know, जब वो कन्विक्ट होगा। नहीं, द फैक्ट दैट कि वो प्रॉमिस कर रहा है ऐसे चीज का जिसपे वो कॉन्फिडेंट नहीं है, कि प्रॉमिस करना इटसेल्फ इज अ वायलेशन, राइट? अब ये वो कन्विक्शन होगा नहीं होगा, कन्विक्टेड होगा नहीं होगा, इट डजंट मैटर, राइट? आप प्रॉमिस कैसे कर सकते हो? ये बोल रहा है वायलेशन तब मानेंगे ओनली इफ प्रोसिक्यूशन रिजल्ट्स इन कन्विक्शन। नो, लीस्ट एक्यूरेट बोला तो यही है, राइट? लेकिन एक बार बीएनसी पढ़ने का मन हो गया। Her action are a violation of the standard concerning misrepresentation. Yes, because she promised something she knew the firm could not deliver. And क्या मिसकॉन्डक्ट भी है? हाँ, आप क्लाइंट को डिसीव कर रहे हो यार, चीट कर रहे हो। Her actions are a violation of standard concerning professional misconduct because she deceived the clients. तो B and C are violation. A least accurate. B and C are accurate statement. A least accurate. Question number 16. Holmes, a candidate in the CFA program, is an analyst for the mutual fund. Okay. As a part of her job, she makes company visits to interview executives. Fair enough. Executives, लोग, के साथ interview and all that होते रहता है analyst लोगों का. On a recent trip, she stayed with her sister instead of at a hotel. Okay. कोई analyst को कहीं पे trip करना था तो अपने sister के घर पे रह गई. Right? कोई अलग से hotel and all that में नहीं रहा. In her expenses, Gomez included a hotel charge of $100. भाई ये क्या मतलब? आप सिस्टर के घर पे रुक रहे हो लेकिन फिर भी यार एक फेक बिल मिला बना देना $100 का, यू नो सबमिट करेंगे और रिम्बर्समेंट ले लेंगे, राइट? ये तो मतलब क्लियर कट, क्या बोले, मिसकंडक्ट क्लियर कट दिख रहा है। ऐसे आप कैसे कर सकते हो? विच वॉज लेस देन द अमाउंट अलाउड बाय हर एम्प्लॉयर आफ्टर रिसीविंग अ चेक फॉर हर एक्सपेंसेस। सबमिट भी कर दिया फेक बिल, $100 भी मिल गया। Gomez disclosed to her supervisor that she had stayed with her sister instead of a hotel. She also returned the $100 to her employer. मतलब क्या स्टोरी बना रहा है, आप लोग को पूरा का पूरा ट्रैप में डाल रहा है। पहला फेक बिल बनाया, $100 का रिम्बर्समेंट भी ले लिया, बाद में पता नहीं अंतरात्मा जग गया कि यार मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जाके अपना सीएफए कर अपने सुपरवाइजर को बोला कि मैंने ऐसा ऐसा करके फेक बिल इशू किया था और मैंने $100 लिया था, मैं $100 कंपनी को वापस से रिटर्न करती हूँ। तो ये बोलने से आप थोड़ी यू नो आपको थोड़ी सच्चा माना जाएगा। द मोमेंट यू सबमिटेड द फेक बिल दैट वाज वायलेशन। वो बात आप वो बात अलग है कि बाद में आप ये चीज को कन्फेस करो या रिटर्न करो या मत करो, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपने फेक बिल सबमिट किया एंड रिम्बर्समेंट लिया, ये इटसेल्फ वायलेशन, राइट? बाकी आपने क्या किया इसके बाद, राइट? आपको बुरा लगा अच्छा लगा, इससे कोई लेना देना नहीं है भाई। तो ये बात का लाइन पढ़ के ना बहुत सारे लोग पिघल गए होंगे। हाँ सर देखो ना,
बाद में उसका अंदर आत्मा जागा और उसने एम्प्लॉयर को रिटर्न भी कर दिया, तो उसका क्या अर्ज है? व्हाट नॉनसेंस। ये तो ये बात हो गया कि यार कोई चोर आया, चोरी करके गया, एंड उसका अंतरात्मा जगा, फिर वो कुछ दिन बाद आया और बोला कि यार मैंने ऐसा ऐसा चोरी किया था, ये लो आपका सामान। राइट? तो क्या वायलेशन किया उसने? ऑब्वियसली वायलेशन किया। आपने चोरी किया, दैट इटसेल्फ वाज व्हाट? वायलेशन। According to CFA Institute Standards of Professional Conduct, which of the following statement best describes Holmes' professional conduct? Holmes did not engage in professional misconduct. कुछ भी, कि बहुत सारे लोग ये टिक करेंगे देखो, because she eventually disclosed this information and returned $100 to her employer. Right? Holmes engaged in professional misconduct. हाँ भाई, Holmes did not engage in professional misconduct because she did not meet all of the requirements. कुछ भी पका रहे हो, राइट? तो बी इज द आंसर। मेरे को जस्ट एक चीज ध्यान में आ रहा है, पता नहीं आप लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हो नहीं देखते हो, फैन हो या नहीं। उसमें एक सीन था ना कि जेठालाल का जो दादाजी है, उसका फोटो एक चोर, इनफैक्ट उसका वॉलेट चोरी करके लेके जाता है, एंड जेठालाल काफी परेशान होता है और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ डिस्कस करते हुए ये बोलता है कि यार वॉलेट में पैसा जो है वो चोरी कर जाए उसका कोई मेरे को टेंशन नहीं है, लेकिन मेरा दादाजी का फोटो था यार उसमें, वो बस लौटा दे मेरे को। चोर वो सुन लेता है एंड उसको अंतरात्मा जगती है उसका, और वो घर पे आता है, वॉलेट दे के जाता है, फिर बापूजी उसको मॉरल लेसन देता है। राइट? तो क्या सर चोर ने वॉयलेशन किया? चोर ने वॉयलेशन तो किया। कोई भी तो बापूजी बोल रहे थे उसको, राइट, देखो गलत काम तो तूने किया है, पर ठीक है तूने ये सबमिट कर दिया वॉलेट, आइंदा मत करना। बट सर चोरी तो चोरी है, वॉयलेशन तो किया है। राइट? फिर एनीवेज थोड़ा सा लाइट बनाने के लिए मेरे को जस्ट ध्यान आया। राइट? इनफैक्ट तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जो बापूजी देते रहते ना बीच बीच में लेसन, वो पूरा का पूरा एथिकल लेसन रहता है। 16 is done. 17. The following information involves two research analysts at a brokerage firm. Bull CFA is preparing a research report on global enterprises and corporation. Okay. In preparing the report, he uses materials from many sources. Sir, use कर सकते हैं क्या? हाँ, यूज कर सकते हैं। मैं किसी कंपनी के ऊपर रिसर्च रिपोर्ट लिख रहा हूँ तो मैं अलग अलग सोर्सेस से इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ही यूजेस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। एकदम ध्यान से, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मतलब कुछ नंबर्स एंड ऑल दैट कहीं से गैदर किया है, तो सुनना, कहीं नंबर्स एंड ऑल दैट आप गैदर कर रहे हो, अपने रिपोर्ट में इंक्लूड कर रहे हो, तो जहां से आपने उठाया है ना, वो सोर्स को साइट करना जरूरी नहीं है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के केस में। राइट? पब्लिश्ड बाय स्टैंडर्ड एंड पुअर कॉर्पोरेशन विदाउट एक्नॉलेजिंग द सोर्स। सही किया। ही ऑल्सो यूजेस एक्सर्प्ट फ्रॉम अ रिसर्च रिपोर्ट। दूसरे रिसर्च रिपोर्ट में कुछ चीज लिखा था, उसको भी यूज किया। यहाँ पे यो सोर्स को साइट करने का जरूरत है। नंबर्स अगर आपने कहीं से लिया है तो वो सोर्स को साइट करने का जरूरत नहीं है। हाउएवर नंबर्स को छोड़ के बाकी कोई कंटेंट एंड ऑल दैट किसी दूसरे के रिसर्च रिपोर्ट से आपने लिया हुआ है, तो आपको सोर्स को साइट करना पड़ेगा। Bull makes only a slight change in wordings for these excerpts, but acknowledges the source. तो बुल तो एकदम परफेक्ट एथिकली बिहेव कर रहे हैं। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लिया, सोर्स को साइट नहीं किया, परफेक्ट। प्लस दूसरे रिसर्च रिपोर्ट से कुछ कंटेंट लिया, सोर्स को साइट किया। ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है? लिखा है ना, बट एक्नॉलेजेस द सोर्स। अब विंड के बारे में, दूसरा एनालिस्ट, विंड हु इज करंटली एनरोल्ड इन द सीएफए प्रोग्राम is preparing a research report on Manson Telecommunications. She attends a conference in which several investment experts provide their views about the future prospects of this company. Okay, कुछ कॉन्फ्रेंस में अटेंड कर रही थी, उसने बहुत सारे एक्सपर्ट लोग का ओपिनियन सुना टुवर्ड्स द कंपनी। Wind cites several quotations from this investment experts in her report without specific reference. ये नहीं चलेगा ना यार। तो जो भी एक्सपर्ट लोग थे ना कॉन्फ्रेंस में, उनके ओपिनियन को अपने रिपोर्ट में लिख दिया, राइट, लेकिन उनको क्रेडिट नहीं दिया। आपको बोलना पड़ेगा ना यार, ये ओपिनियन मैंने रिपोर्ट में लिखा है, ये इनका था, ये इनका था, ऐसा कौन लिखेगा? राइट? आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हो एज इफ कि सारा ओपिनियन आपका था, ये तो नहीं चलेगा। राइट? तो यहाँ पे विंड ने वॉयलेशन किया हुआ है। फिर से पढ़ो। विंड cites several quotations from this investment experts in a report without specific reference. According to CFA Institute Standards of Professional Conduct involving prohibition against plagiarism, which of the following statement is correct? Wind violated the standards, but Bull did not. Perfect. A. कि विंड ने क्या वॉयलेट किया है कि सर, जो कॉन्फ्रेंस में एक्सपर्ट लोग का ओपिनियन था ना, आप उसको साइट कर रहे हो, लेकिन बोलो ना कि यार फलाना फलाना एक्सपर्ट का था वो ओपिनियन और मैंने मेरे रिपोर्ट में इंक्लूड किया है। राइट?
18. According to CFA Institute Standards of Professional Conduct, which of the following statements about the prohibition against plagiarism is most correct? The prohibition against plagiarism applies to written materials, oral communication, telecommunication. हर एक पे applicable है. कुछ चीज लिखा हुआ है रिटर्न में, वो चीज आप अगर कॉपी कर रहे हो तो आपको सोर्स को साइट करना पड़ेगा, रेफरेंस देना पड़ेगा. या कुछ ओरल कम्युनिकेशन हुआ है, वो ओरल कम्युनिकेशन को आप वो बहु रिपोर्ट में लिख रहे हो, राइट, तो भी आपको सोर्स को मेंशन करना पड़ेगा. प्लस कुछ टेली कम्युनिकेशन, कुछ मेल एंड ऑल दैट में आपको दिख रहा है, वो चीज आप वो बहु कट पेस्ट कर रहे हो, तो भी आपको क्या सोर्स को साइट करना पड़ेगा, राइट. तो इट्स एप्लीकेबल टू रिटर्न, ओरल एंड टेली कम्युनिकेशन. ए. क्वेश्चन नंबर 19. At the time of IPO, a mutual fund is invested primarily in junk bonds. Okay, mutual fund है जिसने बहुत ज्यादा junk bonds में invest किया हुआ है. Hope you understand what is junk bonds. November examination students, right? Junk bonds वो होते हैं जिसका credit rating बहुत खराब होता है. As a part of its strategy, it is also invested in some zero coupon US Treasury bonds. Treasury bonds में भी invest किया हुआ है. The amount of investment in the Treasury bonds is such that the maturity value equals 90% of the current value of the fund. पूरा का पूरा portfolio में दो चीजें, जंक और ट्रेजरी, जिसमें से ट्रेजरी इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग 90%, राइट. टोटल वैल्यू का 90% इट्स ट्रेजरी बॉन्ड्स. कहीं ना कहीं ट्रेजरी डोमिनेटेड पोर्टफोलियो लग रहा है, राइट. Which of the following may a CFA Institute members say to her clients concerning the fund at issuance? Since the fund is backed by the US government. What nonsense, right? मेरे पोर्टफोलियो में ट्रेजरी बॉन्ड्स है और जंक बॉन्ड्स भी है. वो बात अलग है कि सर मेरे पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा ट्रेजरी बॉन्ड्स है, राइट, उसका डोमिनेशन ज्यादा है, तो मैं ऐसा स्टेटमेंट पास कर रहा हूँ, माई पोर्टफोलियो इज बैक्ड बाय यूएस ट्रेजरी. वाह, क्या मतलब हद है. ये तो नहीं चलेगा, सीधा का सीधा डिसीविंग क्लाइंट हो गया है, तो ऐसा आप बोल रहे हो तो. A CFA institute member may not make either of these statements. इधर करने के लिए सी भी पढ़ना पड़ेगा. The fund is virtually default risk free. ऐसा भी आप नहीं बोल सकते हो कि यार हमारा जो पोर्टफोलियो है ना वो डेट फ्री है. डेट फ्री बोलो, सॉरी, डिफॉल्ट रिस्क फ्री है. नहीं बोल सकते हो. आपके पोर्टफोलियो में जंक बॉन्ड्स भी तो है ना, राइट. तो कैसे बोल सकते हो ऐसा कि डिफॉल्ट रिस्क फ्री है. तो ए भी नहीं बोल सकते हो, सी भी नहीं बोल सकते हो, मतलब बी जो बोल रहे हो सही बोल रहे हैं. नीदर आप ए पास ऑन कर सकते हो, ना ही आप सी स्टेटमेंट पास ऑन कर सकते हो. 19 का व्हाट बी. क्वेश्चन नंबर 20. पैरेट, अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ट्रेनी इंटर्न सोचो, फॉर अ मनी मैनेजमेंट फर्म इज ट्राइंग टू क्रिएट अ क्लाइंट बेस. ओके, he phones prospective clients जो अभी तक हमारे क्लाइंट बने नहीं है, बन सकते हैं, उसको फोन किया. किसने? ट्रेनी ने, इंटर्न ने. टेलिंग देम दैट ही इज अ पोर्टफोलियो मैनेजर. वाह, है इंटर्न, बोल रहा है मैं पोर्टफोलियो मैनेजर हूं. यहीं पे एक गलती किया इसने. वायलेशन नंबर 1. He informs prospective clients that based on the last 5 years of performance of his firm, he can guarantee, ले guarantee भी दे रहा है. Second violation, that the client at least on a 75% return. बाप रे बाप, इसको तो तुरंत निकालना चाहिए. कौन है? He informs them that his firm can provide all of the services. आप टेंशन मत लो, आप हमारे फर्म के साथ जुड़ जाओ, बाकी तो टेंशन भूल ही जाओ, सब सब कर देंगे हम. ऐसा भी बोलना अलाउड नहीं है. होता है ना, अरे यार टेंशन मतलब मैं बैठा हूं ना, मैं बैठा हूं ना. व्हाट इज दिस नॉनसेंस. तीसरा वॉयलेशन. व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन Lolo has made to the prospective clients in violation of the standard 1C misrepresentation? तीन. तीन तो दिख ही रहा है, राइट. नंबर 1 है इंटर्न बोल रहा है अपने आप को पोर्टफोलियो मैनेजर. नंबर 2, आपको गारंटी नहीं करना चाहिए, राइट, रिस्क इन्वेस्टमेंट के टुवर्ड्स. एंड नंबर 3 बोल रहा है कि यार आप टेंशन ही मत लो, वी प्रोवाइड एवरीथिंग, वी डू एवरीथिंग, जस्ट ज्वाइन अस, हमारा क्लाइंट बन जाओ, बाकी सब भूल जाओ, राइट, हम सब कर देंगे. ऐसा भी अलाउड नहीं. तो 20 का इट्स व्हाट 21. Gonzalez is a portfolio manager with Brinley Capital and works on Johnson Company's account. Okay, Gonzalez जो है पोर्टफोलियो मैनेजर है जो जॉनसन कंपनी का अकाउंट संभालता है, राइट. मतलब जॉनसन कंपनी ने फंड्स वगैरह दिया होगा, उसका पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा होगा. ब्रिनली हैज अ पॉलिसी अगेंस्ट, जो ब्रिनली कैपिटल है उसका क्या पॉलिसी है? अगेंस्ट एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स
over $25 फ्रॉम क्लाइंट्स, क्लियर कट। ब्रेनली कैपिटल ने बोला है कि भाई क्लाइंट से $25 से ऊपर का गिफ्ट आप एक्सेप्ट मत करना। मतलब बोल रहे हैं एक्सपेंसिव गिफ्ट्स क्या करना है, एक्सेप्ट मत करना। राइट, क्लाइंट आपको खुश होके चॉकलेट्स का डब्बा दे रहा है, पेन दे रहा है, ऑल दैट, ये सब चलेगा, बट यार लैविश गिफ्ट्स मत एक्सेप्ट करना क्लाइंट से। क्यों? क्योंकि अगर आप क्लाइंट से एक्सेप्ट कर रहे हो ना, तो आप क्लाइंट के टुवर्ड्स बायस्ड हो जाते हो। जैसा क्लाइंट बोलेगा फिर वैसे ही करोगे आप। राइट, वैसा सब हो जाए, जैसा क्लाइंट बोलेगा वैसे, इन द सेंस मैं बोल रहा हूँ क्लाइंट आपको इन्फ्लुएंस करेगा। राइट, से कल के तारीख में जॉनसन कंपनी के टुवर्ड्स कुछ नेगेटिव रिपोर्ट लिखना है, तो जॉनसन कंपनी आपको बोलेगा कि यार प्लीज मत लिखना, अभी पॉजिटिव रिपोर्ट लिख। तो जो भी वो जो एनालिस्ट है एंड ऑल दैट, जो लैविश गिफ्ट्स एक्सेप्ट कर चुका है ना जॉनसन कंपनी से, वो कहीं ना कहीं बोलता है ना, उसके इन्फ्लुएंस में आ जाता है कि यार अपने को इतना भारी भरकम गिफ्ट देता है ये, और ये बोल रहा है अभी मत इशू करना नेगेटिव रिपोर्ट, चलना अभी नेगेटिव रिपोर्ट इशू नहीं करते, पॉजिटिव करते हैं। तो इसीलिए पॉलिसी बना दी है ब्रिली कैपिटल ने कि यार क्लाइंट से आप ना लैविश गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करोगे। उसका अमाउंट ही उसने ये कर दिया है कि $25 के ऊपर का गिफ्ट एक्सेप्ट ही नहीं करना है। बात कर रहा हूँ, the Johnson portfolio has a fantastic year, and in appreciation, the pension fund manager sent Gonzalez a rare bottle of wine. Rare bottle of wine gift कर दिया Gonzalez को। यार क्या बढ़िया परफॉर्मेंस हुआ है, ये ले। Gonzalez should हाथ जुड़ना चाहिए, बोला सर सॉरी, ये मैं एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता हूँ। राइट, बोल रहा है इन्फॉर्म अ सुपरवाइजर इन राइटिंग दैट शी रिसीव्ड एडिशनल कॉम्पेंसेशन इन द फॉर्म ऑफ द वाइन। ये जो एडिशनल कॉम्पेंसेशन है ना, कब आता है? ये अपना, ये तब होता है जब आपका, इट्स लाइक जब आप दो जगह पे काम कर रहे हो। यार मैं एक फॉर्म में काम कर रहा हूँ, प्लस ये फॉर्म से छोड़ने के बाद दूसरे फॉर्म में भी जा रहा हूँ, तो दोनों ही एम्प्लॉयर का मेरे को रिटर्न कंसेंट चाहिए। राइट, दोनों को बोलना पड़ेगा कि यार, सेकंड वाले एम्प्लॉयर को बोलना पड़ेगा कि मैं फर्स्ट के उधर भी काम करता हूँ, फर्स्ट वाले को बोलना पड़ेगा कि मैं सेकंड के उधर भी काम कर रहा है, ऑल दैट स्टफ। राइट, ये बोल रहे हैं कि यार वाइन ले ले और राइटिंग में दे दे कि यार वाइन मेरे को मिला है एज गिफ्ट। पागल है क्या? नहीं चलेगा। प्रेजेंट द बॉटल ऑफ वाइन टू अ सुपरवाइजर, बोला उससे वाइन लेके सुपरवाइजर को गिफ्ट कर दे, ये ले भाई। नहीं चलेगा। रिटर्न द बॉटल टू क्लाइंट एक्सप्लेनिंग ब्रेनलीज पॉलिसीज, बोला सर लाउड ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 22। Martin, CFA, recently joined ARC Financial as a portfolio manager of an emerging markets mutual fund. Okay, एक CFA मार्टिन, उसने एक फॉर्म ज्वाइन किया, आर्क फाइनेंशियल, एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर ज्वाइन किया, और emerging markets का म्यूचुअल फंड संभालता है। For the past 3 years, he managed an emerging market mutual fund for landmark investments. तो आर्क फाइनेंशियल को ज्वाइन करने से पहले वो 3 साल कहाँ पे था? लैंडमार्क इन्वेस्टमेंट्स में था, और वहां पे भी वो क्या था? इमर्जिंग मार्केट म्यूचुअल फंड्स को ही मैनेज करता था। अपॉन मार्टिन्स अराइवल, आर्क फाइनेंशियल अनाउंसेस टू एक्जिस्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स। ओके, आर्क अनाउंस कर रहा है किसको? अपने क्लाइंट्स को और प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स को, क्या? While at Landmark Investments, Martin was the senior portfolio manager of Alpha Emerging Markets Fund. In Martin's 3 years as manager, this fund outperformed its benchmark each year, as documented in recent reports by Landmark. तो आर्क फाइनेंशियल के पास आया, आर्क फाइनेंशियल अपने क्लाइंट्स को और प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स को ये कह रहा है कि यार हमारे फॉर्म में मार्टिन सीएफए जुड़ चुका है, जो पहले 3 साल लैंडमार्क इन्वेस्टमेंट्स में काम कर रहा था एज सीनियर पोर्टफोलियो मैनेजर, और उसके उस 3 साल के दौरान उसने बहुत ही ब्रिलियंट परफॉर्मेंस किया, जिसका हमारे पास प्रूफ है। राइट, प्रूफ के साथ दे। तो ये तो अच्छी बात है ना, इसमें क्या वॉयलेशन है? किसी पोर्टफोलियो मैनेजर का पास्ट परफॉर्मेंस दिखा रहे हो, प्रॉपरली एक्यूरेटली दिखा रहे हो, आपके पास सबूत है, इट इज गुड। राइट, अगर ऐसा बोलता कि यार जो मार्टिन है वो लास्ट 3 साल लैंडमार्क इन्वेस्टमेंट्स में था, वहां पे उसने बढ़िया परफॉर्मेंस दिया, एंड वो यहाँ पे भी सॉलिड परफॉर्मेंस देने वाला है, ऐसा क्लेम कर दे तो गलत होता। राइट, ऐसा तो कुछ क्लेम नहीं कर रहे। हम तो सिर्फ बता रहे हैं कि यार हमारे साथ जुड़ने से पहले वो कहाँ पे काम करता था, एंड वहां पे उसका ब्रिलियंट परफॉर्मेंस था, जिसका हमारे पास सबूत है। ये तो कोई वॉयलेशन थोड़ी है इसमें, इट्स गुड। Does the statement violate the CFA Institute standard of professional conduct relating to performance presentation? No.
तो ये आपका 3D क्या है 3D? पहले बात तो स्टैंडर्ड नंबर 3 इज ड्यूटीज टुवर्ड्स क्लाइंट, उसके अंदर 3D इज परफॉर्मेंस प्रेजेंटेशन। जब भी क्लाइंट को परफॉर्मेंस प्रेजेंट करो दैट शुड बी एक्यूरेट, राइट? इट शुड बी अनबायस्ड, देयर शुड नॉट बी एनी सर्वाइवरशिप बायस एंड ऑल दैट स्टफ, राइट? जो कि इसमें नहीं है, हमने तो प्रॉपरली परफॉर्मेंस को प्रेजेंट किया हुआ है। 3D से हिट कर रहे हैं, ड्यूटीज टुवर्ड्स क्लाइंट, एंड उसके अंदर सब स्टैंडर्ड 3D मैंने बोल दिया, स्टैंडर्ड 3 सब स्टैंडर्ड D परफॉर्मेंस प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 23। Jewel works as a research analyst for Toby Securities. Jewel recommends changing a recommendation from sell to buy on Delton Company. Okay, कंपनी के टुवर्ड्स रिकमेंडेशन दिया है, चेंज किया इनफैक्ट। पहले सेल था, अब बाई कर रहा है, बाई रिकमेंडेशन दे रहे, कर सकता है, व्हाट्स द इशू? यही तो काम है यार। His firm, which manages several mutual funds, may be interested in buying Delton stock. Okay. He also manages the retirement account that his parents established with Toby. Toby जो फर्म है, वो फॉर्म के क्लाइंट उसके पेरेंट्स भी है, उनका रिटायरमेंट अकाउंट भी है वहां पे, तो कहने से क्लाइंट हो गए। पेरेंट्स है तो क्या क्लाइंट बन गया, क्लाइंट है तो क्लाइंट है, फेयर डीलिंग होना चाहिए, राइट? Duval wants to buy shares of Delton stock because it is appropriate investment for his parents retirement account and obtains approval from his employer to do so. Duval is also thinking about personally investing in Delton stock. Okay, personally भी यार खुद का कुछ पैसा लगाने का सोच रहा है। According to CFA Institute Standard of Professional Conduct, which of the following best describes the priority of transaction? तो ये अपना स्टैंडर्ड नंबर 6 है ना, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, उसके अंदर प्रायोरिटी ऑफ ट्रांजैक्शन है। और आपका स्टैंडर्ड नंबर 3 ड्यूटीज टुवर्ड्स क्लाइंट, इसको देखते हुए सर प्रायोरिटी सबसे पहला क्लाइंट को होना चाहिए, राइट? उसके बाद एम्प्लॉयर, उसके बाद सेल्फ। तो हायरार्की याद है ना, राइट? फर्स्ट इज कैपिटल मार्केट का सोचो, फिर क्लाइंट का सोचो, फिर एम्प्लॉयर का, फिर सेल्फ, राइट? तो डुअल शुड गिव प्रायोरिटी ऑफ ट्रांजैक्शन टू टॉप हिज क्लाइंट्स फॉलोड बाय हिज एम्प्लॉयर। यहाँ तक तो सही जा रहा है। देन हिज पेरेंट्स, कुछ भी नॉनसेंस है। प्रायोरिटी ऑफ ट्रांजेक्शन टू टॉबिस क्लाइंट्स के अंदर ही तो पेरेंट्स आना चाहिए। बोल रहा है यार पहले टॉबिस के क्लाइंट्स अदर देन द पेरेंट्स, उसके बाद एम्प्लॉयर, उसके बाद पेरेंट, उसके बाद मैं करूंगा। गलत। टॉबिस क्लाइंट्स एंड हिज पेरेंट्स अकाउंट इक्वल प्रायोरिटी, परफेक्ट, फॉलोड बाय एम्प्लॉयर एंड देन हिज पर्सनल अकाउंट। बी 23 का व्हाट? बी, राइट? तो स्टैंडर्ड नंबर 6 एंड स्टैंडर्ड नंबर 3 दोनों ही इसमें आ गए पिक्चर में। क्वेश्चन नंबर 24। In the course of reviewing the con company, an analyst has received comments from management that, while not meaningful by themselves, जो कमेंट मिला ना मैनेजमेंट से, वो उतना ज्यादा मीनिंगफुल नहीं है। मतलब कहना चाह रहा है कि यार नॉन मटेरियल है, और सिर्फ मैनेजमेंट से सिर्फ उस एनालिस्ट को मिला हुआ है तो नॉन पब्लिक है, राइट? When pieced together with the data is accumulated from outside sources, mosaic theory का फील आ रहा है। लीड हिम टू रिकमेंड प्लेसिंग कौन कंपनी ऑन हिज फर्म सेल्स लिस्ट। कर सकता है क्या? कर सकता है। व्हाट शुड द एनालिस्ट डू? द एनालिस्ट शुड शो हिज रिपोर्ट टू हिज ओन मैनेजर एंड काउंसिल फॉर रिव्यू। क्यों यार? बोल रहा है द कमेंट्स आर नॉन मटेरियल, ओके, एंड द रिपोर्ट कैन बी इशूड as long as he maintains a file of the facts as supplied by the management. तीसरा क्या है? Not issue the report until the comments are publicly announced. जो कमेंट्स मिला है मैनेजमेंट से वो नॉन मटेरियल है, राइट? प्लस नॉन पब्लिक है, प्लस उसने खुद का रिसर्च किया कुछ मटेरियल पब्लिक इंफॉर्मेशन से, एंड उसके बेसिस पे उसने कंक्लूड किया कि सेल लिस्ट में डाल देना चाहिए, तो डाल देना चाहिए, राइट? और मोज़ेक थ्योरी के बेसिस पे मैंने सेल बोला, उसको डॉक्यूमेंट भी कर देना चाहिए, तो बी सही है। 24 का बी। The comments are non-material and the report can be issued as long as he maintains a file of the facts as supplied by the management. Record retention करना चाहिए। और ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 25।
Young is an individual investment advisor who uses a computer model to place each of our clients into an appropriate portfolio. फिर से, Young is an individual investment advisor who uses computer model to place each of our clients into an appropriate portfolio. The model analyzes a range of simulated portfolios. Model से use करके बहुत सारे portfolios generate होते हैं and computes for each the probabilities of achieving various levels of returns. तो हर एक portfolio क्या return generate करेगा और उसका probability क्या है वो calculate कर लेते हैं. Young then selects the portfolio that provides the highest probability of achieving the client's minimum required return. तो सारे portfolio में से यार ज्यादा return generate करने का या फिर ज्यादा return generate करने का किसमें you know ज्यादा probability ऑफ जनरेटिंग हाई रिटर्न कौन से पोर्टफोलियो का है आप समझे. मॉडल यूज कर रहा है, बहुत सारा पोर्टफोलियो जनरेट हो रहा है, उसका रिटर्न आ रहे हैं, तो सर सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कौन से पोर्टफोलियो में दिख रहा है ऑफ जनरेटिंग द हायर रिटर्न, वो पोर्टफोलियो रिकमेंड कर रहा है. एकदम नॉनसेंस है, राइट. तो सूटेबिलिटी कहाँ गया. तो ड्यूटीज एज अ क्लाइंट जो स्टैंडर्ड नंबर 3 है उसका जो सूटेबिलिटी है वो ये कह रहा है कि यार आपको क्लाइंट का रिस्क टॉलरेंस समझना पड़ेगा, क्लाइंट का कंस्ट्रेंट को समझना पड़ेगा, टीटीएलएलयू, टाइम, टैक्स, दिस दैट, राइट. प्लस क्लाइंट का एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो कंपोजिशन को देखना पड़ेगा एंड वो सबको देखते हुए आपको स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स को देन रेकमेंड करना है विच इज सुटेबल टू दैट पर्टिकुलर क्लाइंट, राइट. सुटेबिलिटी ये क्या है, एक मॉडल यूज कर रहे हैं, वो पोर्टफोलियो जनरेट कर रहा है, उसमें से वही पोर्टफोलियो को सिलेक्ट करेंगे जिसका प्रोबेबिलिटी ऑफ जनरेटिंग द हायर रिटर्न इज व्हाट, वेरी वेरी हाई, राइट. By using this process, Young is violating standard 3 suitability. Perfect. Not violating the standards है तो गलत है. Violating standard 1 से misrepresentation कहां से आ गए, right? Beautiful. ओके तो इसके आगे नहीं जा रहा हूं अभी, ठीक है, बिकॉज काफी ज्यादा हेवी हो जाता है. तो अभी ये है सेट 1 आपका, जहाँ पे 25 क्वेश्चन किए. ऐसे ही 2-3 सेट लाने का मेरा प्लान है, जैसे कि एक 100 क्वेश्चन करेंगे टुवर्ड्स रिलेटिंग टू द स्टैंडर्ड्स एंड कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हुए एग्जाम में जाएंगे, राइट. तो यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ, होप आपको अच्छा लगा होगा, राइट. तो प्लीज कमेंट्स में बताना, राइट, जो भी आपका क्वेरीज है, दिस दैट एंड ऑल दैट. बाकी मैं तो लाते रहूंगा वीडियोस, डोंट वरी. एथिक्स कवर करना है और बाकी सारे सब्जेक्ट रिलेटेड तो वो वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो गए हैं, बूस्टर डोज, दिस दैट एंड ऑल दैट. चलो यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ.